हेलो एवरीवन, मैं हूँ विनायक पटेल एंड अगेन आपके सामने आया हूँ ये किसी कहानी सुनाने जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी ना आज से 4 साल पुरानी कहानी है और मेरे ही एक करीबी दोस्त, बहुत ही खास फ्रेंड और उसके भाई की कहानी है। कहानी की शुरुआत मैं करता हूँ। मेरे दोस्त का नाम था रितेश और उसका भाई था रोहित। रितेश ना एक समृद्ध फैमिली से था, मतलब अच्छी खासी फैमिली, पैसा भी घर में था, अच्छा सब कुछ था, सारी कमियां, कुछ कमियां नहीं थी, सारी खूबियां थी घर में, परिवार में हर एक चीज़ थी। रितेश भी खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता था और उसका भाई ना कॉलेज में पढ़ता था जिसका नाम रोहित था। अब रोहित की कहानी जो है रोहित पे सारी, इसके भाई की कहानी है। रोहित जो है ना कॉलेज के दिनों से ही एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसका नाम था रिया। रोहित रिया की लव स्टोरी बहुत मशहूर थी कॉलेज में भी और काफ़ी बॉन्डिंग थी उनके बीच में। मैं भी काफ़ी बार मिला हूँ क्योंकि रितेश मेरा क्लोज फ्रेंड था और रितेश और रोहित मतलब उन दोनों के बीच में कोई बात छिपी नहीं थी, वो उनको खुल के बताता था और मैं भी जाता था साथ में तो मुझे भी कंप्लीट बताते थे। वो मतलब ये देख लो कि आप ये समझ लो कि बहुत सीरियस रिलेशनशिप, जैसे वो फिल्मों में आता ना उसी तरीके का, बिल्कुल हार्ड, बहुत हार्ड। तो वह चीज़ें धीरे धीरे बढ़ी आगे, बॉन्डिंग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया कि दोनों की फैमिली को मालूम पड़ गया कि भैया इनके बीच क्या चल रहा है, क्योंकि वो ना भैया शादी करने के प्लानिंग में थे और पूरी प्लानिंग थी उनके पास। लेकिन दिक्कत क्या थी कि रिया की जो फैमिली वाले थे ना वो इसके अगेंस्ट थे और जैसे उनको मालूम पड़ा उनकी लव स्टोरी के बारे में तो उन्होंने रिया के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया शादी करने के लिए कि भैया रिया की शादी कर दो। अब रोहित का दिमाग खराब, रिया का भी दिमाग खराब, भाई उन्होंने तो फ्यूचर की प्लानिंग कर ली और यहाँ तो ये सब गड़बड़ा गया। तो भाई रिया और रोहित ने डिसाइड किया कि यार अगर घर वाले साथ नहीं देंगे तो भाग के शादी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और रोहित ने ये बात रितेश को बताई, रितेश ने मुझको बताई। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था, हम तो सिर्फ सुनने वाले थे, हम कुछ करने वाले थोड़ी थे क्या, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था। तो भाई नया साल था, नए साल के 4-5 दिन बाद उन्होंने जाने की प्लानिंग बनाई कि इस दिन इस समय हम निकलेंगे। और रितेश की बात कार थी तो समथिंग उसी दिन जिस दिन फाइनल हुआ था 5 तारीख थी उस टाइम समथिंग, और रात को करीब 10 बजे रोहित कार लेके रिया को पिकअप करने चला जाता है और हमारी बात होती है कि हम उसको, वो दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली के हाईवे पे हम उसको मिलेंगे। बाइक पे हम दोनों चले गए, दोनों ने अपना सामान पैक कर लिया था, सब कुछ रेडी होकर कार में वो हमें वहाँ मिले और वहाँ हमने उनसे बताया सब कुछ, बात करी, आधा घंटा रुके, उन्होंने बताया कि हम वहाँ जा रहे हैं वगैरह। हम निश्चिंत हो गए, हमने कहा ठीक है जाओ, कोई दिक्कत हो फोन लगा देना। बट किस्मत में कुछ और मंजूर था यार। रास्ते में ना कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ ट्रक से। देन रोहित तो बच गया बट जो रिया थी ना उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। रोहित सदमे में चला गया। हम भी अगले दिन वहाँ पहुँचे, जयपुर से आगे एक्सीडेंट हुआ था, हम जयपुर लाए थे उनको, हम जयपुर से पहुँचे अगले दिन, पूरी दोनों फैमिली। बहुत सारी चीज़ें हुई, पुलिस की चीज़ें भी हुई बहुत सारी, क्योंकि एक्सीडेंट का केस था और ऊपर से मतलब भगा के ले गए थे वो, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है 10-15 दिन लगा नॉर्मल होने में। बट जो रोहित का जो चीज़ थी ना वो डिप्रेशन में चला गया था, वो चीज़ मतलब सही नहीं हुई थी। रोहित कंटिन्यू डिप्रेशन में था, ना कुछ ज़्यादा खाता था, ना पीता, ना किसी से बात करता था। चल रहा ऐसे ही। मैंने कहा कि वो ध्यान रखो, रितेश को मैंने सहारा दिया। रितेश की हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि यार उसको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि यार चीज़ें, रोहित की हालत बहुत नाजुक थी। वो ना डिप्रेशन में जा रहा था, उसको कुछ फिजिकल लॉस नहीं होता बट मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था वो, ऐसे चलता रहा। पर चीज़ें यहाँ तक सही नहीं हुई, चीज़ें बिगड़ गई। बिगड़ी तब जब रोहित और उसके परिवार वाले महसूस करते हैं, रितेश भी महसूस करता है कि भाई रात के टाइम कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है रोहित के रूम से।
रोहित किसी से बात तो करता नहीं रहा, लेकिन रात के समय हंसने की, जोर जोर से चिल्लाने की वगैरह आवाज़ आती थी। रोज का हो गया था ऐसा। मुझे ही बताया था उसने, रितेश ने, कि ऐसा हो रहा है। एक दिन ना रितेश ने क्या किया, ऊपर जो बालकनी क्या बोलते हैं उसको, विंडो होती है ना जिससे हवा आती है, एग्जॉस्ट, हाँ, उससे अंदर देखा उसने, तो उसका दिमाग खराब हो गया। रोहित ना उल्टा लटका हुआ था दीवार पे और अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, ये वो, पता नहीं। रोहित का दिमाग खराब, रितेश का दिमाग खराब हुआ। उसने मुझे फ़ोन किया और फैमिली वालों को भी बता दिया चुपके से कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मम्मी पापा उनको बता दिया, मुझे भी बता दिया। और मेरा भी दिमाग खराब। मैंने कहा यार ये कौन सी मुसीबत है यार, ये तो बहुत सुना ही नहीं ऐसा तो कभी। ये तो अजीब सी चीज़ है, क्योंकि मैंने चीज़ों को महसूस किया, कभी ऐसा कभी सुना कि कोई उल्टा लटका दीवार पे। तो अगले दिन हमने डिसाइड किया, भैया इस पर नज़र रखो, इस पर नज़र रखो 2-3 दिन, क्योंकि इस पर साया तो है कुछ भी, बट क्या है क्या नहीं है ये तो आपको बाद में पता चलेगा, अभी इस पर नज़र रखो। तो अगले दिन जब रोहित पे हमने ध्यान दिया, तो रितेश और फैमिली ने, तो रोहित क्या करता था, मतलब लेडीज की जो ड्रेस, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, ये ऐसी कंगन वंगन, चूड़ी, ऐसी चीज़ें शॉपिंग करके लाता था हमेशा। पहले कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ध्यान देना शुरू किया ना, तो उसके रूम में ऐसी चीज़ें मिलने लगी। तो भैया मैंने रितेश को बोला, भैया तू रात को देख ये करता क्या इन चीज़ों के साथ, दिन में तो कुछ नहीं करता है, दिन में तो नॉर्मल रहता है। तो रितेश ने देखा वापस वही जगह से, तो भैया ये जो रोहित था ना, रात को तैयार होता है इन ड्रेस को पहन के वगैरह वगैरह, और फिर पता नहीं क्या क्या करता था वो। रितेश ने ज़्यादा देखा नहीं, उससे देखा नहीं गया। वो सीधा मैंने फ़ोन करता है कि यार भाई बहुत बड़ा लफड़ा है इसके साथ, इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो फिर हम अगले दिन, मेरे मिलने वाले गुरुजी थे जहाँ पे मैं जाया करता था महीने में या फिर 15-20 दिन में, उनसे मैंने बोला, तो वो करे यार ये चीज़ तो यार हमारे बस की नहीं है। और उन्होंने मुझे एक महाराज के बारे में बताया कि यार इन महाराज के पास जाओ, ये इनका एड्रेस है, ये आपकी मदद कर देंगे। मेरा नाम लेना है उनके पास जाके, और ये आपकी मदद कर देंगे। मैं जानता हूँ जाता, क्योंकि इनका बहुत ऑरा बहुत तेज है। इन्होंने काफ़ी सारी लोगों की समस्या दूर की है इस तरह की। तो आप भी जाओ उनके पास। ठीक है, हम अगले दिन चले गए वहाँ पे। तो गुरुजी ने आश्रम पहुँचे हम। गुरुजी वहाँ पे ध्यान में मग्न थे, मतलब मेडिटेशन कर रहे थे वो। जब हम उनके पास गए ना, तो हमने उन्हें बोला कि गुरुजी मेरा नाम विनायक है और इसका नाम रितेश है। तो गुरुजी ने बोला मुझे सब मालूम है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ आपकी कहानी। मुझे एहसास हो गया जब आप यहाँ पे अंदर घुसे ना। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, यार चमत्कारी तो है यार। गुरुजी ने बोला देखो तुम जो समस्या लेकर आए हो ना, वो समस्या बहुत खतरनाक है। तुम्हारे भाई पे ना वो जो लड़की थी ना रिया, उसका साया है। साया क्या बोलूं मैं आपको, कि वो उसके साथ ही रहती है हमेशा, जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से। और वो ना उसको एक दिन ले जाएगी, उसका ऑरा धीरे धीरे हावी हो रहा है उस पर, और एक दिन वो उसको ले जाएगी। मेरा दोस्त रितेश का दिमाग खराब, मेरा भी दिमाग खराब कि भाई ऐसे कैसे ले जाएगी, वो तो वही है। तो वो कहते कि एक दिन जब ये हावी हो जाएगी ना इस पर, उस दिन या तो इससे ये सुसाइड करवा लेगी या फिर इसका एक्सीडेंट करवा लेगी, बट ये उसको ले जाएगी। तो हमने बोला गुरुजी से, गुरुजी ऐसे तो यार रितेश रोने लगा था उस टाइम, पर मैंने उसको संभाला। मैंने बोला गुरुजी कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया का, लेकिन आप हमको इस मुसीबत से निकालो। रोहित हमारा भाई है, उसको बचा लो, वो निर्दोष से बचा लो, उसकी कोई गलती नहीं है ना, वो क्यों पिस रहा है इसमें, उसकी क्या गलती है इसमें। गुरुजी ने बोला एक काम करो, आज से 6 दिन बाद होली है, होली दहन। उस दिन आप मेरे पास आओ, फिर अपन चलते हैं। तब तक मैं कुछ पूजा पाठ कर लूंगा, जो सामग्रियां हैं ना उनको, अभिमंत्रित सामग्रियां, वो उनको पूजा करके मैं सिद्ध करके रख लूंगा। आप आओ 6 दिन बाद, दिन अपन करते हैं। ठीक है, हम 6 दिन तक हमने वहाँ रुके, और गुरुजी ने हमें एक पानी की, मतलब अभिमंत्रित जल की एक
पात्र दिया, उसमें वो पानी जल था और बोला था कि इस जल को आप जहाँ पे रोहित पानी पीता है ना, जिस भी बर्तन में, जैसे मटके में या जो भी बोतल वगैरह में, उसमें आप इस जल को मिला देना हल्का हल्का दो डेली, ताकि वो उस पर हावी नहीं हो पाएगी। 6 दिन बाद होली का दिन था। हम गुरु जी को सुबह ही चले गए लेने 6 बजे। गुरु जी भी तैयार थे, उन्होंने सामान लिया, हम लेकर आ गए गुरु जी को घर पे। घर पे आते ही रोहित जोर जोर, जैसे मतलब गुरु जी ने अंदर पैर रखा, रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। घर वाले, उसकी मम्मी तो रोने लगी कि यार क्या हो गया रोहित को, क्या हो गया। गुरु जी ने बोला घबराओ मत, रोहित को तो कुछ पता भी नहीं है कि जो भी हो रहा है ना, ये रिया कर रही है या रिया हो रही है, समझ जाओ। रोहित तो बेचारा उस दिन के बाद अभी तक उसको पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है रिया ही कर रही है। फिर गुरुजी ने बोला रोहित को बाहर लेकर आओ, और वहाँ पे सामग्री बिछाई, मतलब पूजा करने की, जो हवन ववन वगैरह तैयार किया। जल, एक मटका भी लाए थे गुरुजी, कपड़ा, सिंदूर, सब बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे, झाड़ू लेकर आए थे। जो पूजा पाठ के जो भी काम था वो उनके हिसाब से लाए थे, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तो जैसे ही रोहित आए, रोहित की जो आवाज़ थी ना वो बदल गई, और चेहरा भी उसका लाल पड़ गया था बिल्कुल, और वो आवाज़ में बोलने लगा क्या करने आया हूँ यहाँ पे। गुरुजी ने बोला तुझे लेना आया हूँ। तो गुरुजी मैं कहीं नहीं जाने वाली, रोहित के अलावा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर ही उधर हो जाए, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे किसी की जान लेनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। गुरुजी ने बोला चल बैठ यहाँ, मैं जो कहता हूँ वो कर, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तो बेटी वो फिर चिल्लाने लगी, वो बात करने से हटी गई, वो चिल्ला चोट करने लगी या कुछ बोलने लगी। गुरुजी ने उसको नज़रअंदाज किया और पूजा पाठ में लग गए। फिर उन्होंने एक झाड़ू निकाला, झाड़ू से उसके सर पे एक वार किया, तो रोहित का चेहरा मतलब बहुत भयानक हो गया, अजीब से उसके कपड़े फटने लगे, नसें फूलने लगी, दिमाग खराब, हम सबका दिमाग, उसकी मम्मी पापा दोनों रोने लगे, रिलेटिव्स भी। मैंने कहा हिम्मत रख भाई, गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे। देन फिर गुरुजी ने एक भगवत डाली और अभिमंत्रित जल उन्होंने हमें दिया, और भभूत वो खुद डालने लगे मंत्र पढ़ते पढ़ते, और हमें कहा कि मैं जैसे बोलूँ आप इस जल को इस पर डालने लग जाना। फिर गुरुजी ने 2-3 मंत्र पढ़े और फिर हमें बोला डालो। हम सब ने 4 वर्ष से वो अभिमंत्रित जल उस पर डालना शुरू किया। रोहित मतलब हवा में उछलते हुए तड़पने लगा, मतलब उसके अंदर की जो चीज ताकत है ना वो दिख रही थी कि अभी आम ताकत नहीं है, बहुत भयानक थी वो। रोहित 3-3 फुट 6-6 फुट उछला, गिरा, फिर एक दफे बेहोश हो गया। फिर गुरुजी ने उसके सर पर वो झाड़ू घुमाया और उस झाड़ू को मटके के पास लाए, और फिर वो फटाक से वो कपड़ा रखा उस पर और उसको डोरे से बांध के पैक कर दिया। फिर गुरुजी ने बोला जल्द से जल्दी, जितना भी जल्दी हो, यहाँ पे जो शमशान है ना वहाँ पे जाके खड्डा खोदो जिसमें ये मटका पूरा मा जाए, और ये भभूत दी थोड़ी सी, और कहा इस भभूत को जो मिट्टी निकले ना उस मिट्टी में मिला देना, उस मिट्टी में वो भभूत मिला देना अच्छी तरीके से, फिर उस गड्ढे को भर देना। तो उस पर ऊपर से लिख देना राम, मतलब उंगली से राम बना देना। और वहां से निकलता मैं एक चीज ध्यान रखना, वहाँ आसपास और भी होगी प्रेत आत्माएं जो इसका सहयोग करेगी, वो तुम्हें वहां से जाने नहीं देगी और तुम्हें मुड़ने में मजबूर करेगी, लेकिन तुम मुड़ गए तो सब खेल बिगड़ जाएगा और फिर चीजें कंट्रोल नहीं होगी। तो हमने वैसे ही किया, पास में नजदीक शमशान था, वो खड्डा खोदा, वो गाड़ा बहुत मिला के उसको पैक कर दिया और ऊपर से काम रख दिया। तो फिर हम जैसे वापस आने लगे ना, भैया कसम एक कदम भी उठ नहीं रहा था हमारा, पैर उठ ही नहीं रहा था हमारा, पर हमने हिम्मत नहीं हारी, हम भगवान का नाम लेते रहे। और जैसे जैसे आए, पीछे से आवाजें भी आई थी पर हमने सब इग्नोर किया, हमने सिर्फ भगवान का नाम लिया। और जैसे जैसे वहां से निकले बाहर, और फिर हम घर आए। रोहित सोया हुआ ही था, गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने कुछ जल दिया हमको और चीजें दी कुछ कि ये चीजें हैं, थोड़ी सी एक माला पहनाई रोहित को और ताबीज वाबीज बांधे और कहा देखो बेटा इसकी हालत अभी 15-20 दिन तक तो ये मतलब धीरे धीरे मतलब ये सही होगा, इसको अच्छा खाना वाना खिलाओ, हॉस्पिटल ले जाओ मेरे। तो हमने इसको रोहित को अगले दिन से मतलब हॉस्पिटल ले जाने का प्लान बना लिया। और गुरुजी ने हमें ज़्यादा टाइम ये भी कहा था कि इसको महीने में 1 आध बार मेरे यहाँ लाते रहना,
मैं इस पर नज़र रखूँगा कि कुछ उल्टा सीधा होता नहीं रहा। फिर गुरु जी के कहे अनुसार हम उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर उसकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट करवाया उसका डिप्रेशन का, और उसका धीरे धीरे रोहित के अंदर सुधार आया। लेकिन अब उसके बाद और कोई असर नहीं था, बस शरीर फिजिकल असर था, बाकी मेंटली रोहित सही था। बस रोहित थोड़ा डिप्रेशन में था क्योंकि वो चीज़ें सही नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे रोहित की हालत में सुधार था। गुरु जी के पास भी लेके आए 2-3 बार उसको, रोहित अच्छा तंदुरुस्त हो गया था अब। और धीरे धीरे वो टाइम के साथ साथ वो ना उस चीज़ को भूल गया। फिर उसकी शादी भी करवाई, एंड आज रोहित खुशी किस्मत मस्त है ज़िंदगी में। अब कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं है। तो भाई इस स्टोरी से यही मालूम होता है कि प्यार भी कभी कभी दुश्मन बन जाता है। ये जो किस्मत को मंजूर होता है ना, तो किस्मत से आगे कुछ नहीं, चाहे आप कितना ही प्यार करते हो। जो हुआ वो आपके सामने, ये स्टोरी मतलब थोड़ी सी डरावनी थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो इसको आंखें देखा था। आपको कैसे लगी आप रिएक्ट करके बताना कमेंट में। फिर मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए जय श्री राम।